हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन रूल। प्रीवियस लेक्चर हमारा था रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर ही। इसके कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे। उसमें से जो पॉइंट्स थे 5 पॉइंट हमने स्टडी किए थे। फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास था लाइक डेफिनेशन हमने देखा था रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। सेकंड पॉइंट हमने स्टडी किया था इसेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, यानी आई के बारे में हमने स्टडी किया था। थर्ड वन हमने रिजिड रोटर के बारे में देखा था, रिजिड रोटर। फोर्थ पॉइंट हमने देखा था एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, यानी कि हमने ई एंड ई बार और न्यू बार के बारे में देखा था। फिफ्थ पॉइंट आपका था इसेंशियल कंडीशन फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल, यानी कि पोलार मॉलिक्यूल कैसा होना है, पोलार। तो डाइपोल मोमेंटम हमने उसका चेक किया था। डाइपोल मोमेंटम मीन्स म्यू, म्यू नॉट इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए। तो आज जो हम पॉइंट स्टडी करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा में वो रहेगा आपका सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। उसके बाद हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो कि पॉइंट नंबर 7 रहेगा। और फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ आइसोटॉप सबस्टिट्यूएंट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा नॉन रिजिड रोटेटर या नॉन रिजिड रोटर। और ये जो आपका लेक्चर है वो है आपका लेक्चर नंबर 5। दिस वन इज लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल रहता है हमारे पास। हम ट्रांजिशन किसके बीच में देखते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा में? रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में। तो दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो ±1 होना चाहिए। वो इसकी रिक्वायर्ड सिलेक्शन रूल है। ओके, तो चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर मीन्स जे में जो चेंज है वो ±1 होना चाहिए। इट मीन्स डेल्टा जे इक्वल टू ±1। यानी एक ही वाइब्रेशनल लेवल में कई सारे रोटेशनल लेवल प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ वी इक्वल टू ये कोई 0 का वाइब्रेशनल लेवल है, या फिर v इक्वल टू 1 का कोई वाइब्रेशनल लेवल हो सकता है। तो इसी के अंदर इतने सारे रोटेशनल लेवल प्रेजेंट हो सकते हैं। j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 4, j इक्वल टू 5। ओके, दिस वन इज j। तो अब j इक्वल टू 0 to 1 के बीच जो डिफरेंस आएगा 1 आएगा। इस टाइप से 1 to 2 में डिफरेंस 1। तो अगर इस टाइप का ट्रांजिशन होता है तो वो आपका कहलाएगा अलाउड ट्रांजिशन या रोटेशनल स्पेक्ट्रा अलाउड, वो आपको देगा। तो रिक्वायर्ड सिलेक्शन रूल रहेगा डेल्टा जे इक्वल टू 1। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। लाइक देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन आर पॉसिबल। तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल में चेक करना, जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 3 में अगर ट्रांजिशन होता है तो डेल्टा जे कितना आएगा 3 - 0 3। और रिक्वायर्ड रूल क्या है अपना ±1, जो कि 3 के इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आपका क्रॉस। जे इक्वल टू 3 से जे इक्वल टू 2, तो डेल्टा जे कितना आएगा आपका 2 - 3। 2 - 3 मीन्स -1, जो कि +-1 के रीजन में है, इसलिए ये आपका देगा मीन्स ट्रांजिशन पॉसिबल है। जे इक्वल टू 3 to 1, तो 1 - 3 कितना है -2, नॉट इक्वल टू +-1, इसलिए ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। जे इक्वल टू +-1 टू जे इक्वल टू +3, अगर 3 में से 1 को माइनस करूँ तो आएगा आपका 2, या -1 को माइनस करूँ तो आएगा आपका 4। तो अगर मैं माइनस करूँ +-1 तो मेरे पास आंसर रहेगा 2 और 4। ओके, जो कि दोनों ही आपका नॉट इक्वल टू +-1 है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अब है आपके पास एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। दिस वन इज क्या है आपके पास पॉइंट जो आपके पास है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, यानी टू रोटेशनल स्टेट के बीच की एनर्जी डिफरेंस। देखिए स्पेक्ट्रम बिटवीन टू सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, या इस जो भी फार्मूला किस टाइप से आता है उसे हम देखते हैं किस टाइप से मैथमेटिकली फार्मूला हमारे पास आएगा। मान लीजिए कि आपके पास लोअर स्टेट है जिसकी जे वैल्यू है नॉर्मल जे,
और हायर वैल्यू स्टेट की जे वैल्यू जे प्राइम, लाइक दिस वन। ये कुछ जे है, इसमें सपोज कीजिए दिस वन जो है इस जे है और इसके ऊपर वाला जो है वो जे प्राइम है। तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ऊपर में से नीचे वाले को, तो ई जे प्राइम माइनस ई जे। ओके, तो डेल्टा ई क्या आएगा आपका, ई जे प्राइम माइनस ई जे, दिस वन इज एनर्जी डिफरेंस आपके पास आएगा। अब सपोज सक्सेसिव आपके पास लेवल है, लाइक जे इक्वस टू जीरो, जे इक्वस टू वन, जे इक्वस टू टू, जे इक्वस टू थ्री। ये क्या है, जे इक्वस टू जीरो, वन, टू, थ्री। अगर सक्सेसिव लेवल में मैंने दो सक्सेसिव लेवल लिए, तो एक अगर मेरे पास जे है तो दूसरा क्या होगा, जे प्लस वन, इसके ऊपर वाला क्या होगा, जे प्लस वन। तो यही लिया है कि जे प्राइम को हम ले लेते हैं जे प्लस वन और जे को जे रहने देते हैं। तो डेल्टा ई कितना होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि ई जे प्राइम माइनस ई जे, यही था ना, डेल्टा ई इक्वस टू ई जे प्राइम माइनस ई जे। और ई जे नॉर्मली क्या रहता है कि रोटेशनल लेवल की एनर्जी क्या लिख रहे थे हमने, जे जे प्लस वन बी एच सी। और अगर उसकी जगह हमारे पास जे प्राइम होगा तो वो आएगा जे प्राइम प्लस वन बी एच सी। ओके, अब हमने क्या किया कि जे प्राइम को रिप्लेस कर दिया जे प्लस वन से। तो जे प्राइम की जगह जे प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, जे प्राइम की जगह जे प्लस वन और वापस से प्लस वन, और देन आफ्टर मल्टीप्लाइड बाई बी एच सी माइनस जे प्लस वन बी एच सी एच दिस। अब इसमें जे प्लस वन क्या हो गया, जे प्लस टू, और ये जे प्लस वन तो है ही है, मल्टीप्लाइड बाई बी एस सी माइनस जे प्लस वन बी एस सी। अब इनमें से मैंने एक चीज़ कॉमन ली है, क्या, बी एस सी को मैंने लिखा बाहर कॉमन, और इस जे प्लस वन को, दिस जे प्लस वन को पहले जे से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, जे जे प्लस वन, और फिर जे प्लस वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो प्लस टू जे प्लस वन, और ये माइनस जे प्लस वन एच दिस, और बी एस सी आपका चला गया बाहर। तो प्लस जे प्लस वन और माइनस जे प्लस वन एक दूसरे से कैंसिल, तो बचा है क्या, ब्रैकेट में टू जे प्लस वन और बाहर बी एस सी। इट मीन्स एनर्जी डिफरेंस आपके पास आएगा टू जे प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई बी एस सी, और इसकी यूनिट रहेगी आपकी जूल। अगर मैं इसको एच सी से डिवाइड कर दूँ तो अब जो मेरे पास वैल्यू आएगी या फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा एनर्जी इन वेव नंबर। तो एनर्जी डिफरेंस इन वेव नंबर में रहेगा टू जे प्लस वन बी, क्या रहेगा आपका, दिस वन रहेगा टू ब्रैकेट जे प्लस वन बी। ये है आपका सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी डिफरेंस। ओके, लाइक ट्रांजिशन करके फिर एनर्जी डिफरेंस देख रहे हैं कि जे इक्वस टू जीरो से जे इक्वस टू वन के अंदर अगर ट्रांजेक्शन होता है तो एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, डेल्टा ई इन। तो डेल्टा ई में लोअर जे की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करूँ तो जीरो प्लस वन टू आएगा, टू इंटू बी, तो ये टू बी, और ये किस में, डेल्टा ई बार में है, मीन सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी टाइप से जे इक्वस टू वन से जे इक्वस टू टू में अगर देखना है तो लोअर वैल्यू कितनी है जे की, वन। तो इस फॉर्मूला में मैं जे इक्वस टू वन प्लेस करूंगा, तो वन प्लस वन टू, टू टू जा फोर, तो ये होगा आपके पास फोर बी, पीछे बी है तो बी। इसी टाइप से जे इक्वस टू 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 थ्री अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जे की वैल्यू लोअर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो टू प्लस वन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो दिस वन इज सिक्स। अगर थ्री पुट किया तो एट भी आएगा, और फोर पुट किया तो टेन भी आएगा। अब इन दो सक्सेसिव लाइंस के बीच यानी एनर्जी लाइंस के बीच की जो गैप आएगा वो कितना रहेगा, टू बी, लाइक फोर बी माइनस टू बी, टू बी, सिक्स बी माइनस फोर बी, टू बी। यानी कि दो स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो गैप है वो आपका पास सेम रहेगा, टू बी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास रिमेंबरिंग पॉइंट हमको निकलता है, क्या रिमेंबर कि डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन ऑलवेज टू बी, किसके अंदर, ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। ठीक है, दूसरे स्पेक्ट्रा में ये वैल्यू मत लगा देना, तो ओनली इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू टू बी। इसे हमने रिप्रेजेंट भी किया लाइक दिस वन, के सामने जो फिगर दिख रहा है उसे देखें, ये आपके पास सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं या एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है,
स्पेक्ट्रा बोल दो, स्पेक्ट्रा। देखिए जे इक्वल टू 0 पे उस स्टेट की जो एनर्जी होगी वो कितनी आएगी आपके पास, डेल्टा ई नहीं फाइंड आउट कर सकते, मुझे फाइंड करना है डेल्टा ई। डेल्टा ई के लिए मुझे दो स्टेट चाहिए, लाइक जे इक्वल टू 0 से 1 के बीच में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उस कंडीशन में एनर्जी डिफरेंस आएगा 2b। 1 to 2 के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एनर्जी डिफरेंस आएगा 4b, और ये लाइन रहेगी, मैंने बताया भी है 1 to 2। 2 to 3 के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एनर्जी डिफरेंस 6b। 3 to 4 के बीच में तो एनर्जी डिफरेंस 8b। 4 to 5 के बीच में एनर्जी डिफरेंस 10b। 5 to 6 के बीच में एनर्जी डिफरेंस 12b। 6 to 7 एनर्जी डिफरेंस 14b। 7 to 8 एनर्जी डिफरेंस 16। ओके, अब इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइन के बीच, लाइक इन दोनों के बीच की जो अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना आएगा 4b माइनस 2b, कितना 2b का डिफरेंस। इसी टाइप से 6b माइनस 4b कितना आएगा 2b का डिफरेंस। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन एंड फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है, वो रहेगा आपका 2b प्लस 2b प्लस 2b, 6b का आपके पास एनर्जी डिफरेंस रहेगा। फर्स्ट एंड फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन के बीच एनर्जी डिफरेंस 6b। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लाइक दिस वन क्वेश्चन है, in the rotational spectra of carbonyl, the first and fifth line is 24 centimeter inverse. The rotational spectra of carbonyl, the first and fifth line, energy difference लास्ट में क्या लिखा हो सकता है, लाइन्स एनर्जी डिफरेंस इज, क्या लिखेगा, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस इज 24। तो ये पूछ रहा है कैलकुलेट रोटेशनल कांस्टेंट, मींस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ लाइन अकॉर्डिंग टू इस, अगर मैं डिजाइन या फोटो से देखो तो दिस फर्स्ट लाइन, सेकंड, 3, 4 एंड 5, तो फर्स्ट एंड 5 लाइन के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 8b आएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8b, और 8b बराबर होगा 24 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो दिस वन 8b इक्वल्स टू 24, तो b इक्वल्स टू 24 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो b की वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये रहेगा आपका रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। स्टेटमेंट है, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ HCl, HCl आपका नीडियन मॉलिक्यूल है, molecule separation between two adjacent line is 2 centimeter, calculate the energy of fourth rotational state। अब इसने एनर्जी डिफरेंस दिया है बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो मुझे एक चीज़ पता है कि दो एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बीच रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है 2b का। तो डेफिनेटली जो गिवन चीज़ है वो है 2b। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आपका सॉल्यूशन, क्योंकि 2b यानी कि दो सक्सेसिव लाइन के बीच का आपके पास एनर्जी डिफरेंस है, वो रहेगा 2b, और गिवन कितना है वो 2 सेंटीमीटर, ये रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो b कितना आएगा 2 अपॉन 2, तो b इक्वल टू 1 हो गया, ये 1। अब मुझे पता है कि किसी रोटेशनल स्टेट की एनर्जी अगर पूछी है और वो वेव नंबर में पूछी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जे प्लस 1 बी, ठीक है, जे प्लस 1 बी। अब j की वैल्यू कितनी है ये पूछ रहा है कि फोर्थ रोटेशनल स्टेट के लिए, ये आ गया आपके पास 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, और b की वैल्यू अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया 1। 4 इंटू 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर इनवर्स। ये एनर्जी किस में आएगी, इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स में। इसी टाइप से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो क्वेश्चन है, इन द रोटेशन spectra of carbonyl separation between any two adjacent line is 6 centimeter inverse, calculate the moment of inertia। तो क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और एडजेसेंट लाइन के बीच का डिफरेंस कितना था 6 सेंटीमीटर, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा है तो टू एडजेसेंट लाइन के बीच का एनर्जी डिफरेंस रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कितने के बराबर होता है 2b के बराबर। तो दे दिया इसने 2b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो b कितना होगा 6 अपॉन 2,
तो 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे पास कितना आ गया, बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मुझे पहली चीज़ क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर। म्यू रिड्यूस्ड मास है, आर उनके बीच की डिफरेंस है जिसे मैं लेता हूँ मीटर में और म्यू को लेता हूँ किलोग्राम में। तो आर अगर मैं मीटर में ले रहा हूँ तो बी को भी मुझे मीटर में लेना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में उसे मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यूनिट को लेकर चलता हूँ कि बी कितना है मेरे पास, बी आया 3 सेंटीमीटर इनवर्स मीन्स 3/सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते थे, 100 से भाग देते थे। तो 3/1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड 1/100, अब ये बन गया मीटर में, तो ये 100 नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो बी रहा आपका 100 मीटर इनवर्स, ठीक, 100 मीटर इनवर्स। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी। अब पूछा क्या इसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के रिलेशनशिप में रहता है क्या, तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रहती है, बी की वैल्यू है h/8 पाई स्क्वायर आई सी। तो देखते h/8 पाई स्क्वायर, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, h मीन्स प्लांक कांस्टेंट और पाई मीन्स नॉर्मल पाई वैल्यू है 3.14। तो वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आई इक्वल्स टू h/8 पाई स्क्वायर बी सी। तो h की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, और दिस वन जूल इनटू सेकंड आएगा, नॉट पर सेकंड। h प्लांट कांस्टेंट होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से इसको याद रखो। h का जो यूनिट आएगा E/न्यू, E की यूनिट रहेगी आपके पास जूल और न्यू की यूनिट 1/सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा, दिस वन इज सेकेंड। तो जूल इंटू सेकेंड इसकी रहेगी यूनिट। और नीचे आपके पास रहेगा 8 पाई स्क्वायर मीन्स 3.14 का स्क्वायर। और आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आई तो हमने यहीं पे भेज दिया था। यहाँ आएगा बी की वैल्यू 300 मीटर इनवर्स है और सी की वैल्यू 3 × 10⁸। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 9.34 × 10⁻⁻47 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी से रिलेटेड है, कैलकुलेट द रोटेशनल एनर्जी ऑफ N14O16, यानी NO मॉलिक्यूल है आपके पास। NO मॉलिक्यूल के N एटम और O एटम दोनों का मास आपको गिवन है, करस्पॉन्डिंग टू J इक्वल्स टू 1 लेवल इन जूल एंड सेंटीमीटर इनवर्स, assuming it to be rigid rotor, and mass of nitrogen 14 आपको दिया है 14 AMU एंड ऑक्सीजन 16 आपको दिया है 15.99 AMU। और हमें पता है कि 1 AMU आपका कितना रहता है, तो आपका 1 AMU रहेगा 1.1 AMU आपके पास रहता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, तो हमें इन सारे वैल्यूज़ को पहले किलोग्राम्स के अंदर चेंज करनी होगी। तो पहली चीज़ हमारे पास दे रही है, बॉन्ड लेंथ भी गिवन है आपके पास 115 पिकोमीटर है PM, इसे भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 PM रहता है आपके पास 10⁻⁻12 मीटर। तो 115 PM को 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 115 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 मीटर। अब रिड्यूस्ड मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, म्यू रहता है आपका m1 m2/m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू है तो रहेगा आपका नाइट्रोजन 14 की मास, तो 14.004 मल्टीप्लाइड बाय 15.9994 अपॉन 14.004 प्लस दिस वन इज प्लस 15.9994। और इन सभी को मुझे अगर कन्वर्ट करना है इसमें किलोग्राम में, तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ऊपर में AMU वालों को
अगर AMU को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मीन्स पहले AMU का मुझे मीटर में, यस, AMU को मास को मुझे किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो मास को किलोग्राम में चेंज करने के लिए पहले किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 27। तो इसी वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई किया कि 14 को पहले 1.66 से, फिर 10 टू द पावर माइनस 27 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या हुआ कि ऊपर और नीचे जो सेम वैल्यू थी वो कट जाएगी और आपके पास रिमेनिंग क्या रहेंगे, 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 27 प्लस 10 टू द पावर माइनस 27। एक बार ये ऊपर मल्टीप्लाई वाला रहा, एक बार नीचे प्लस वाला रिमेनिंग रहा। तो 1 AMU कितना हो गया आपके पास, 1.66 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये है आपके 1 AMU की वैल्यू। तो AMU को इससे बस मल्टीप्लाई करना था, तो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पास किलोग्राम में। ये सारे मैंने पहले से ही कन्वर्टेड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 15.994 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 27। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 26.559 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 12.39। ओके, रुकिएगा, म्यू की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। ओके, दिस वन इज म्यू की वैल्यू आएगी सभी कैलकुलेशन के बाद 12.3963 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम म्यू की वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है म्यू आर स्क्वायर, म्यू रिड्यूस मास 12.39 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 27। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे। फिर आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस बीच में आपके पास दे रखा था 1300 तो ये वैल्यू आपके पास आर स्क्वायर आ गया है। जो बॉन्ड लेंथ है 115 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 को जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास इस वैल्यू को आप पुट कर रहे हो आई दिस वन 13225 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 24। ये वैल्यू क्या था आपका 115 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, उसका स्क्वायर ये आएगा। तो आई की वैल्यू इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16.3857 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 51। ओके, तो अब इसका भी सिंप्लीफिकेशन अगर हमने किया तो वैल्यू आई 1.638 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 टू द पावर माइनस 46। तो ये तो आपके पास क्या है अभी तक, आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है। ई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है J1 गिवन है आपके पास। ई का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रोटेशनल स्टेट के लिए ई का फॉर्मूला रहता है आपके पास J, दिस वन रहता है J प्लस 1 BHC। ओके, इन जूल। ये कौन से फॉर्मेट में, जूल में। अगर मैं सेंटीमीटर इनवर्स में बात करूँ तो HC से डिवाइडेड रहता है। तो मैं इस B को H/8π² IC लिखूँ तो H इंटू एच ऊपर वाला क्या होगा H स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर C नीचे वाला C कैंसिल आ जाएगा 8π² I। तो J की वैल्यू 1 मैंने पुट की तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितने हो गए 2/8 कितने हो गए 4, तो 1/4 H का स्क्वायर हो गया, π² का π² रहा, I का I। मेरे पास I वैल्यू H²/4 I² और I की वैल्यू मैंने पुट कर दी म्यू R²। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बस कांस्टेंट के वैल्यूज पुट करने, तो H की जगह 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 34 और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 4 3.8 यानी कि पाई की वैल्यू 3.8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9.8 मिला। म्यू
की वैल्यू रिड्यूस्ड मास है 12.39 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 और आर की वैल्यू 115 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, आ गया 115 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24 आपका रहेगा। ओके, तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी ई की इन द फॉर्म ऑफ जूल वो रहेगा 6.76 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻21 और अगर मैं इसको एच सी से डिवाइड करूँ तो जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगी। अभी ये जूल में है, आफ्टर द डिविडेशन ये सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगी। 6.797 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻21 अपॉन 6.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻8। ओके, तो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास आ गया कि ई बार की वैल्यू आई 0.3420 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ई बार मेरे पास रहा, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में 34.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा का नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा में फाइंड आउट होती है, क्या वो सारी लाइनें सेम इंटेंसिटी की होती है या फिर अलग अलग इंटेंसिटी की होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपके दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला जो इसके अंदर देखने वाली चीज़ है वो है फर्स्ट फैक्टर पॉपुलेशन ऑफ लेवल्स इन बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर रहता है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा में, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा की बात करें, किसकी, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो फैक्टर फर्स्ट है, फैक्टर फर्स्ट वो है आपके पास पॉपुलेशन ऑफ लेवल्स, पॉपुलेशन ऑफ लेवल्स is the Boltzmann distribution. Population of levels is the Boltzmann distribution. जो भी रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर पॉपुलेशन होती है उसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से बता सकते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से बता सकते हैं। अगर हायर पॉपुलेशन होगी तो वो मोर इंटेंस आपके पास स्पेक्ट्रा रहेगा, अगर लो पॉपुलेशन तो लेस इंटेंस आपका स्पेक्ट्रा रहेगा। सेकंड फैक्टर आपके पास रहता है फैक्टर सेकंड, वो आपके पास रहता है द पॉसिबिलिटी ऑफ डीजेनरेसी इन द एनर्जी स्टेट, the possibility of degeneracy in the energy state। ओके, तो ये दो चीज़ों के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपका। और इसी को मैथमेटिकल अगर मैं फॉर्मेट में लिखूँ तो इस टाइप से रहेगा आपका कि दो स्टेट के बीच में जो लाइन्स है, स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में एनर्जी गैप कितना है आपके पास 2b(j+1) और आपकी किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास j+1 इंटू बी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपके पास दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में एनर्जी गैप है और ये स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी। अब इसकी इंटेंसिटी तो नहीं बता पाते,
ये क्या बताता है, गिव ओनली पोजिशन ऑफ लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा बट इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइन्स। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइन्स के बारे में ये कुछ नहीं बताता। However, it is observed that the intensity of line of spectra are not seen same, यानी कि सेम इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा सेम दिखाई नहीं देती। Some lines are more intense than other. The relative intensity of spectral line would be therefore expected to depends on factors जैसे कि मैंने बताया population of energy levels in Boltzmann distribution, and second factor हमारे पास था possibility of degeneracy in the energy state। ओके, तो इसमें भी हम देखते the probability of transition between various energy level। ओके, अगर probability ज़्यादा है तो more intense होगा। The higher probability of transition will have higher intensity। relative population of various rotational spectra, ये आपका second relative population, like this one second, this one first। So higher probability of transition will have a higher intensity or second relative population of various rotational level। Therefore the quantum mechanical calculations show that the probability of transition corresponding to selection rule delta J plus minus 1 is same। ओके, प्लस माइनस 1 दोनों के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। अब एक है जे मैक्स। जे मैक्स क्या रहता है आपके पास कि पॉपुलेशन ऑफ, ये आपके पास रहेगा कि पॉपुलेशन, जस्ट 1 मिनट, ये आपको इंडिकेट करता है जे मैक्स की मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन नियर टू क्वांटम नंबर, नियर टू रोटेशनल क्वांटम नंबर, जो जे मैक्स होगा मैक्सिमम पॉपुलेशन, उसे ये आपको बताता है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला था क्वांटम मैकेनिकल के थ्रू, वो आपके पास आ गया 0.6 अंडर रूट टी अपॉन बी। टी आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन, बी आपके पास है रोटेशनल कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इनवर्स -1/2। ये हमारे पास बना जे मैक्स। इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए हम इसे स्टडी करेंगे। तो टी को लेना आपको केल्विन में, बी को लेना आपको सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जे मैक्स को मैं इससे भी लिख सकता हूँ 0.6 अंडर रूट टी इन केल्विन, बी इन सेंटीमीटर इनवर्स -1/2। ओके, ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन या रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन का रिप्रेजेंटेशन था। जे इक्वस टू 0 पे स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी 0 थी, जे इक्वस टू 1 पे 2b, 2 पे 4b, या 1 to 2 में 1 to 2, ये डेल्टा ई की वैल्यूज आपके पास रिप्रेजेंटेड है, डेल्टा ई की वैल्यू। ओके, तो 1 to 2 के बीच में जब हमारे पास ट्रांजिशन होता है तो उस समय वैल्यू कितना आएगा 4b, 2 to 3 6b, एंड 3 to 4 8b, एंड 4 to 5 10b। इसमें ये भी देख रहा हूँ कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी 4 to 5 में ये कितना आ रहा है 10b। उस कंडीशन में जे मैक्स की वैल्यू ये भी मैक्सिमम रहेगी। फिर 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9, दिस वन इज 8 to 9, ये घटती जा रही है। ओके, और इन दोनों यानी कि सक्सेसिव ये एडजेसेंट स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की जो एनर्जी गैप है वो कितना रहेगा, रिमेनिंग कांस्टेंट, वो रहेगा आपका 2b। यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन है आपके पास। सेपरेशन बिटवीन एनी टू लाइन इन द स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल इज 6 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट जे मैक्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसने सिंपल सा दे दिया कि सेपरेशन है किसी भी दो एडजेसेंट लाइन के बीच में, वो हमें बताया कि दो एडजेसेंट लाइन के बीच में सेपरेशन रहता है 2b, और गिवन कितना वो 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो b की वैल्यू कितनी होगी 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर इनवर्स। और जे में, और इसने क्या पूछा है जे मैक्स पूछा है। तो जे मैक्स की वैल्यू क्या होती है, जे मैक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया 0.6 अंडर रूट टी अपॉन बी -1/2। तो 0.6 यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी किया है,
कि टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, टी की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको मुझे लेना है केल्विन में, तो 27 + 273, ये आएगा आपका 300 विद क्या केल्विन। इधर रखेंगे हम 300 अपॉन, आपके पास रहेगा 300 अपॉन, आपके पास बी की वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 और ये 100, तो कितना आ गया मेरे पास 0.6 अंडर रूट 100 माइनस 1/2। तो आपके पास क्या रहेगा 100 का अगर मैं निकालूँ तो 0.6 इंटू 10 माइनस 1/2, ये आप लोग कट कीजिएगा, दिस वन इज कट रहेगा। तो 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा माइनस 1/2, तो इसका ले लीजिए 6 2 जा 12 माइनस 1/2, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11/2, अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 5.5, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट 6 के बराबर ले लूँगा, यानी कि जेमैक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 6। ये यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसे हम लोग इग्नोर करेंगे। ओके, तो जेमैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट फॉर HCl एट 300 केल्विन, और जिसके लिए बी की वैल्यू दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट के लिए जे रहता है, वो रहता है आपका जे मैक्स। मोस्ट पॉपुलेटेड क्या रहता है जे मैक्स, और जे मैक्स की आपके पास फार्मूला पता ही है, जे मैक्स इक्वल टू 0.6 अंडर रूट टी अपॉन बी माइनस 1/2। तो 0.6 टी की वैल्यू 300 केल्विन है, तो इधर 300 केल्विन, बी की वैल्यू 8.5 है, तो दिस वन इज 8.5, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए तो केल्विन में ही है, बी सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए तो सेंटीमीटर इनवर्स में ही है, माइनस 1/2। ये आपके पास आ गया 0.6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 35.29 माइनस 1/2, ये आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 35 का अंडर रूट आपके पास आएगा 5.94 और फिर माइनस 1/2। तो 0.6 को 5.94 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.56, और 1/2 मीन्स 0.5, तो माइनस 0.5, तो कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 3.06, जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 3 के। तो जे मैक्स यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट के लिए जे की वैल्यू रहेगी आपके पास 3, जे मैक्स इक्वल टू 3, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। फिर आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, इफ द टू डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल AX एंड AY have rotational constant 6 centimeter inverse and 10 centimeter inverse respectively. Calculate the ratio of temperature at which Jmax for both is equal. अब दोनों ही सैंपल के लिए Jmax इक्वल होना चाहिए, तो Jmax ऑफ AX इक्वल टू Jmax ऑफ AY, तो ये रहा आपका 0.6। अब फर्स्ट सैंपल के लिए T1 अपॉन B1, इस बार ऐसे ही होगा ना, 0.6 फर्स्ट सैंपल के लिए T1 अपॉन B1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0.6 फर्स्ट सैंपल के लिए, सेकंड सैंपल के लिए T2 अपॉन B2 माइनस 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, दिस टू दिस कैंसिल, 0.6 से 0.6 कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास देखने को मिलेगा रूट T1 अपॉन B1 इक्वल्स टू रूट T2 अपॉन B2। तो T1 आपके पास एट द रेशियो ऑफ टेम्परेचर पूछा है, मीन्स T1 अपॉन T2 मुझे लाना पड़ेगा, तो ये रूट से रूट भी आपका हट जाएगा, है ना, दोनों ओर में अगर स्क्वायर कर दूँ, अगर दोनों ओर में स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर अगर मैं परफॉर्म करूँ तो मेरे पास आएगा T1 अपॉन B1 इक्वल्स टू T2 अपॉन B2।
अब मुझे क्या लेना, T1 T2 को यहाँ लाओ, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू B1 को ऊपर ले जाओ, B1 अपॉन B2। तो B1 फर्स्ट सैंपल के लिए कितना 6 सेंटीमीटर और B2 सेकेंड के लिए 10, तो ये आपके पास आएगा 6 अपॉन 10, 2 से डिवाइड होगा 3 अपॉन 5, तो T1 अपॉन T2 मेरे पास आया 3 अपॉन 5, मीन्स T1 रेस T2 जो था वो आया 3:5 आंसर। ओके, दिस वन इज आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे देखते हैं। दिस वन, degeneracy of rotational spectra is 11, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम Lj एंड एनर्जी Ej। तो मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास रहता है वो रहता है आपके पास Lj, एंगुलर मोमेंटम रहता है आपका Lj। ओके, Lj फॉर्मूला रहता है उसका अंडर रूट J+1, फिर आपका बाहर h कट या फिर h/2π। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा डीजेनरेसी कितनी है 11, और आपके पास एनर्जी फॉर जे स्टेट जो आपके पास रहेगा Ej, वो रहेगा आपके पास J+1 BHc, ये आपका रहेगा जूल के अंदर। अगर मैं HC को नहीं लिखूँ तो वो रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स में। अब रोटेशनल मतलब स्पेक्ट्रा के लिए मुझे पता है कि Gg यानी कि डीजेनरेसी रहता है 2J+1, और Gg आपको दे रखा है 11, तो दिस वन इज 11 इक्वल टू 2J+1। एक को वहाँ ले जाओ तो 11 - 1 इक्वल टू 2J, तो 10 इक्वल टू 2J, तो J इक्वल टू कितना आएगा 10/2 इक्वल टू 5, यानी कि J की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 5 आ गई। अब J की वैल्यू अगर जब मेरे पास 5 आ गई, दिस वन इज J इक्वल टू 5, यानी कि रोटेशनल क्वांटम नंबर 5। तो उस कंडीशन से Lj की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। Lj क्या था, अंडर रूट J+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर h कट इक्वल टू J की जगह 5 +1 अंडर रूट, और फिर ये h कट, तो 5 × 6 30, तो √30 बाहर h कट, √30 h कट, ये मेरे पास आ गया Lj एंगुलर मोमेंटम का। ठीक, दिस वन इज एंगुलर मोमेंटम का। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं, यानी कि जे स्टेट की एनर्जी की बात करूं, तो वो था आपके पास J+1 BHc इन जूल। तो J की वैल्यू 5 +1 BHc, तो 5 × 6 30 BHc, ये था आपका जूल के अंदर। दिस वन इज Ej, ये आपका आंसर। तो इस टाइप से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे रोटेशनल कांस्टेंट के रिमेनिंग 2 पॉइंट। एक पॉइंट है आपके पास इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सबस्टिट्यूएंट, और सेकंड आपका रहेगा नॉन रिजिड रोटर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।